इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या बोला हुआ है कि देखो आपके पास एक बॉटल है जिसमें ऑब्वियस सी बात है उन्होंने कुछ वाटर फिल किया हुआ है। अब एक चीज़ है बेटे जो इन्होंने बताई हुई है कि अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर एयर की वजह से। अच्छा, एयर की वजह से प्रेशर बेसिकली बनता कैसे है, या फिर मैं बोलूँ कि एयर कैसे प्रेशर बिल्डअप करती है। जब ये एयर के पार्टिकल्स होते हैं तुम्हें पता है वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर होते हैं, ये आपस में टकराते हैं और फिर दीवारों के साथ ही मतलब वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं। तो इस कोलिजन की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है एयर में, और जितना ज़्यादा ये कोलिजन हो जाएगा ना प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाता है। ये गैस को जब हाँ, जब उसको हम लोग ये फिजी ड्रिंक्स को हम मिलाते हैं तो वो प्रेशर से बाहर आ जाती है बेटे। तो क्या हुआ, कोलिजन्स बढ़े, प्रेशर बढ़ा, कोलिजन्स कम हुए, प्रेशर कम हुआ। अच्छा, अब कोलिजन बढ़ाने का एक तरीके भी है, या तो तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ता है ना तो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो क्विकली मूव करना शुरू होते हैं, मतलब कोलिजन बढ़ जाएंगे। या तो फिर क्या करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बढ़ा दो, कि पहले 10 पार्टिकल थे ना अब 100 पार्टिकल कर दो, तो ऑब्वियस ही बात है कोलिजन बढ़ जाएंगे। तो ये तमाम तरीके तुम्हें इन जनरल पता होने चाहिए, ऑल्दो सवाल का हिस्सा नहीं है लेकिन पता होने चाहिए बेटे। अच्छा जी, अब इन्होंने बोला कि अंदर का प्रेशर इनसाइड दिस बॉटल इज सेम एज द प्रेशर आउटसाइड। अच्छा, आउटसाइड कौन सा प्रेशर है बेटे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम पर भी ये प्रेशर अभी लग रहा है लेकिन ये प्रेशर इतना कम है कि हम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन लग अभी भी रहा है बेटे। अब बोला हुआ ये है कि बाहर से प्रेशर और अंदर से प्रेशर ये दोनों बराबर हैं बेटे। अब द टेम्परेचर ऑफ द बॉटल इज इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बेटा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जाहिर से कहाँ का प्रेशर इंक्रीज होगा, अंदर का या बाहर का, और जाहिर सी बात है अंदर का। क्योंकि अच्छा क्यों इंक्रीज होगा, अभी 3 मार्क्स के लिए आपको बताना है बेटे कि आपके पास प्रेशर जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर जो है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे, मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, आपने अब क्या करना है पूरा सेंटेंस की फॉर्म में वो लिख देना कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को क्या करूँगा बेटा, इंक्रीज करूँगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो एयर है बेटे इनसाइड, या फिर आप हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर पार्टिकल्स, वो क्या हो जाएगी बेटे, वो इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है बेटे, वो एनर्जी जब आपके पास बॉडी मूव कर रही हो। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो आपके पास जो कोलिजन है वो भी क्या हो गए, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज हो गए बेटे। और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होते हैं बेटे, बेसिकली वैसे अगर प्रेशर का फॉर्मूला देखा जाए ना बेटा, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। अब जितने ज्यादा आपके पास कोलिजन होंगे उतनी फोर्स लग रही होगी, ठीक है ना बेटा। तो अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने से प्रेशर कैसे बढ़ रहा है बेटे, क्योंकि मोर फोर्स पर एरिया लग रहा है, ठीक है ना बेटे। तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हुए तो हेंस मोर फोर्स पर यूनिट एरिया इज अप्लाइड। समझे बेटे कि आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, फोर्स भी बढ़ रही है, फोर आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने से, अब सीक्वेंस वाइज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े, नंबर ऑफ कोलिजन से आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ गया, और फोर्स पर यूनिट एरिया एक्चुअली में प्रेशर ही कहलाता है बेटे। अब उन्होंने क्या बोला, जो ऊपर की लेड थी ना वो रिमूव कर दी गई है। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल चेंजेस। बहुत सिंपल है बेटे, जाहिर सी बात है अब आपने जब ये लेड को रिमूव किया प्रेशर निकल गया तो एयर निकल गई, प्रेशर अंदर का क्या होगा बताओ, कम हो जाएगा। एक्सेलेंट आंसर। और उसका रीजन क्या बताओगे कि आपके पास एयर एस्केप आउट होगी। तो आपके पास स्टेटमेंट क्या होगी बेटे कि आपका जो प्रेशर है वो क्या हो गया मेरे बच्चे, वो डिक्रीज हो गया। अब उसकी स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि आपके पास जो एयर पार्टिकल्स हैं यू नो दे एक्चुअली escaped फ्रॉम द बॉटम, escape फ्रॉम द बॉटम। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, नंबर ऑफ कोलिजन कम हो गए, escape from the bottle, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई मसला मेरे बेटे, दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, मास दिया हुआ है तुम्हें बॉटल का,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो देखो मैं तुम्हें साथ साथ टर्मिनोलॉजीज आ रही है ना बेटे, मैं उनकी डेफिनेशंस भी बताते जा रहा हूँ ताकि कोई रिवीजन होते जाए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सी। अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, अगर 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर तुमने बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो तुम क्या करोगे? जाहिर सी बात है एनर्जी दोगे। हाँ वो एनर्जी जो होगी ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। सही है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। किस बॉडी का बढ़ाना है? सर 1 kg का बढ़ाना है, तो उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और इसको बेसिकली सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोगों को वो दिया हुआ है बेटे। आपको कौन सी एनर्जी मालूम करनी है? थर्मल एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी मालूम करनी है। नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। और ये डेल्टा टी दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। तो बेसिकली हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि स्पेसिफिक हीट के साथ Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। Q कौन सी एनर्जी है? थर्मल, मतलब हीट एनर्जी। M तुम्हारे पास क्या है बेटे? मास है। C क्या है तुम्हारे पास? स्पेसिफिक हीट है। डेल्टा टी क्या है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? Q की वैल्यू आ जाएगी। Q क्या है बेटा तुम्हारे पास? थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी बेटा। ठीक है, और वो आपके पास कितना आ जाएगा? 1.5 10 टू द पावर 4 जूल्स। यहाँ तो कोई मसला बेटा? ठीक है, अब जरा देखो। Another plastic bottle is filled with to the top of with water. The height of the bottle is 40 centimeter. The density is this. Calculate the pressure difference between the top and the bottom. अच्छा, अब जरा देखो इन्होंने क्या बोला? प्रेशर का डिफरेंस मालूम करना है टॉप और बॉटम में। तो भाई एक बॉटल है ना बेटा, ये फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉटल। इसके बॉटम पे क्या हाइट होगी? 0। टॉप पे इन्होंने बता दिया हाइट कितनी है? 40। प्रेशर का आपके पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो फोर्स ओवर एरिया होता है, ये ज्यादातर सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है P इज इक्वल्स टू रॉ जी एच। रॉ का मतलब डेंसिटी, जी का मतलब ग्रेविटी, एच का मतलब बेटे हाइट। क्या गैस के लिए? ये आपके पास गैस या फ्लूइड्स के लिए होता है बेटा। सही है। फ्लूइड्स भी आ सकते हैं बेटा इनमें। फ्लूइड्स में वाटर, लिक्विड भी आ रहे हैं बेटा। तो अब मैंने देखा मुझे प्रेशर डिफरेंस मालूम करना है ना, तो मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, अगर हाइट बॉटम पे आपके पास क्या होगा बेटा? हाइट अगर 0 हुई थी तो प्रेशर भी आपके पास क्या होगा बेटा? 0। फिर अगर हाइट आपने 40 तक ले गए तो प्रेशर भी, मतलब मैं ये इसको अगर ऐसे देखा जाए बेटे तो बेटा 40 बेशक ऊपर है, लेकिन प्रेशर हाँ, की जगह भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो बेटा जब वाटर फिलअप हो रहा होगा ना बेटा, तो आपके पास सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होगा, क्योंकि वाटर ने सबसे ज़्यादा हाइट कवर कर ली। टॉप पे सबसे कम होगा, समझे ना बेटे? लेकिन वो है ही वही। तो ये किस वजह से हो रहा है बेटा? चेंज इन हाइट की वजह से हो रहा है। ऐसे ही मेरे बेटे, तो P इज इक्वल्स टू रॉ जी एच। रॉ कितना दिया हुआ? रॉ का मतलब डेंसिटी होता है, और वो आपके पास कितनी दी हुई है बेटा? 1 एक्सपोनेंट 3। ग्रेविटी तो तुम्हें पता है 9.81 होती है बेटे। हाइट तुम्हें सेंटीमीटर में दी हुई है, और तुम्हें चेंज इन प्रेशर मालूम करना है ना, तो हाइट भी क्या होगी बेटे? चेंज। तो हाइट कैसे चेंज हुई? 0 से 40। क्या आंसर आएगा? 40 आएगा बेटा आपके पास। अच्छा, सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज कर देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा बेटा आंसर 3900 पास्कल। मेरे बच्चे बात समझ में आई? दैट्स गुड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 बेटे। सवाल में आपके पास बोला हुआ ये है कि भाई एक रोड जंक्शन है, ये आपके पास ट्रक है, ठीक है। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक इज एट पोजीशन X, ठीक है। द कार मूव्स अराउंड द कॉर्नर ऑन अ फिगर लेबल अ पॉइंट Y ऑन द रोड वेयर द ट्रक ड्राइवर सीज द कार फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ट्रक ड्राइवर ने कहाँ पर, अब ये देखो आपकी अपनी बेसिकली जस्टिफिकेशन होगी, ठीक है, कि आपने पॉइंट Y लगाना है कि ट्रक ड्राइवर, ये एज्यूम करो कि ट्रक ड्राइवर इधर ही है बेटे, ये गाड़ी चलते हुए आ रही है। कहाँ पर सबसे पहले आपके पास ट्रक ड्राइवर को मतलब ना ये गाड़ी नज़र आएगी? इस पॉइंट्स पे बेटे, कहीं इन पॉइंट्स पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना बेटा? यहाँ पे आपने Y लगा देना। अच्छा जी, अब इन्होंने बोला एक प्लेन मिरर हम लोगों ने रोड के जंक्शन पे प्लेस कर दिया। अब देखो आपने देखा होगा बहुत सारा, वो बेसिकली प्लेन मिरर तो नहीं होता, फौरन पता लगेगा, इससे फौरन पता चल जाएगा बेटा। शो हाउ दिस मिरर, बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए होता है बेटा। शो
हाउ दिस मिरर अलाउ द ड्राइवर ट्रक टू सी द कार व्हेन इट इज एट द पोजीशन शोन। अभी यहीं पर है, ट्रक ड्राइवर होगा बेटा, गाड़ी यहीं पर ही है, क्या उसको दिख जाएगा? बिल्कुल। तो बेसिकली क्या होगा, यहां से लाइट मिरर पे टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके बेटे ट्रक ड्राइवर की आंखों में जाएगी बेटे। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटे, रे डायग्राम बनानी है। ये हम लोगों ने किया, रे डायग्राम बनाई बेटे, ये टकराया। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटे, रिफ्लेक्शन हो रही है ना, तो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटे, बराबर होते हैं। ऐसे ही है मेरे बेटे। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही चीज़ करेंगे बेटे कि ऐसे आपने रे बनानी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर हैं। ये आया, टकराया, जब भी प्लेन मिरर पे टकराते हैं यहाँ पे नॉर्मल आया, जिस एंगल से आया उस एंगल से वापस भी आ गया। तो ये आपके पास कौन सी रे हो गई, दिस इज़ योर इंसिडेंट रे, और ये आपके पास कौन सी रे हो गई, दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड रे। बात समझे बेटे? अच्छा, अब जरा देखो, ट्रक ड्राइवर ने स्पेक्टिकल्स पहने में बेटे, लॉन्ग साइडेड। लॉन्ग साइडेडनेस का मतलब क्या होता है बेटा, दूर का नज़र आ रहा है, अच्छा, करीब का नज़र नहीं आ रहा। लॉन्ग साइडेडनेस का मतलब ये होता है बेटे। ठीक है, तो अब आपके पास बोला हुआ ये है ऑन फिगर। अच्छा, स्पेक्टिकल्स के बाद आपके पास उन्होंने इमेज बनाई हुई है, आपने बताना ऑन फिगर 5.4 शो हाउ लॉन्ग साइडेडनेस इज करेक्टेड। लॉन्ग साइडेडनेस करेक्ट कैसे की जाती है बेटे, मतलब जिनकी करीब की नज़र होती है वो ऐसा क्या करते हैं बेटे, बेसिकली बेटे वो कन्वर्जिंग, यस यस यस, कॉन्वेक्स, बिल्कुल सही बोला बेटा, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं बेटे। अब क्या होता है बेटे, एक्चुअली में आप ज़रा देख रहे हो बेटे, यहाँ पे जब ये तीनों रे आपस में मीट करती है ना, तब जाके आपको शार्प इमेज बनती है। क्या यहाँ पे मीट कर रही है? नहीं। तो अब हम लोगों को यहाँ पे मीट करवानी है बेटे। ये जाएगी बेटे, ये लाइट रे गई, लेंस के साथ टकराई, टकराने के बाद कन्वर्ज करेगी, ये आपके पास ये आ गई। ठीक बेटे, इसको हम लोग ये कर दिया भाई, इसी तरीके से। अच्छा, सेंटर वाली तो बिल्कुल स्ट्रेट ही चली जाएगी, टकराना है लेकिन ये याद रखना बेटा। और इसी तरीके से ये आपके पास इसी तरीके से गई, टकराई, और टकराने के बाद इसको हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास ये क्या हुआ, लॉन्ग साइडेडनेस खत्म हो गया। गॉट इट बेटे? इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास ये इन्होंने क्या बताया हुआ बेटा, दिस इज अ बैटरी, ये आपके पास एक रेजिस्टर है, ये आपके पास एक एलईडी है। इन्होंने बता दिया बैटरी कितने वोल्ट्स की है, 4.5। आपके पास एलईडी में करंट कितना जा रहा है, अच्छा ये इसमें करंट। अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों सीरीज सर्किट है? यस, सीरीज सर्किट में क्या चीज़ सेम रहती है, करंट। तो जितना एलईडी का करंट है उतना ही इस रेजिस्टर का भी करंट होगा। इन्होंने बोला एलईडी का आप मुझे बता दो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, और ये 60 ओम। तो एक दफ़ा एक काम करते हैं, क्विकली हम लोग लिख देते हैं। ये आपके पास 60 ओम का है। ठीक है, हमें बता दिया है करंट कितना है, 0.02। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे भी अगर करंट देखूँ तो दैट वुड बी 0.02 एम्पेयर, इसका भी 0.02 एम्पेयर। और मुझे इसका वोल्टेज निकालना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं। काम ये किया बेटे, मेरे पास इसकी रेजिस्टेंस और करंट दोनों पता है ना बेटा, इसका वोल्टेज निकाल लो। V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट कितना है 0.02, R कितना है 6, तो आपके पास वोल्टेज आ गया बेटा 1.2 आया बेटे। लेकिन ये वोल्टेज तो आपका रेजिस्टर का था। तो हमने कहा कोई मसला नहीं, सीरीज सर्किट है ना, सीरीज सर्किट में वोल्टेज तो डिवाइड ही होता है। टोटल कितना था 4.5। अगर ये रेजिस्टर 1.2 ले रहा है तो बाकी सब किसके पास जा रहा होगा, एलईडी के पास जा रहा होगा बेटा। तो 4.5 में से 1.2 को माइनस कर दिया, सो 3.3 इज द वोल्टेज दैट इज बीइंग बेसिकली यूज्ड बाय द एलईडी। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द एलईडी डज नॉट लाइट अप इफ द बैटरी इज रिवर्स। अच्छा अब जरा देखो ये मसला क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। ये होता है डायोड, और डायोड के अंदर करंट सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, मतलब एक ही डायरेक्शन से जा सकता है।
जैसे है ना अभी बैटरी, ये आपके पास करंट हमेशा कहाँ से निकलता है बेटा, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव से आपके पास इंटर होता है, ठीक है बेटे। अगर इस तरह से अगर आपके पास करंट इस तरीके से जाएगा ना, करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो क्यों है, एलईडी क्या है बेटे, एलईडी एक डायोड है, और डायोड क्या करता है, इट ओनली अलाउ करंट इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि डायोड अलाउ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। डायोड का काम ही यही है बेटे, ठीक बेटे। अच्छा अब जरा देखो, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज दिस, ठीक है। शो दैट फ्लैश लाइट ऑपरेट फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स। ओके सर, इसका क्या करें, देखो भाई बहुत सिंपल है, आपके पास इतनी एनर्जी है ना बैटरी के अंदर, तो व्हाट आई वुड बी डूइंग बेटे, हम कोशिश ये करेंगे कि टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, और टाइम हमारा कितना आएगा बेटा, 3 आवर्स आएगा। वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, E इज इक्वल्स टू IVT। एनर्जी हमें दे दी है बेटे, कितनी दी भी है, 1050। करंट आपके पास कितना था बेटा, 0.02। एलईडी का वोल्टेज कितना था बेटा, इट वाज 3.3। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम। तो ये 0.02 और ये 3.3 मल्टीप्लाई वहां जाकर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम बेटे? अच्छा, बट द प्रॉब्लम इज जो यहाँ पे टाइम आएगा ना बेटा, दैट वुड कम आउट इनटू सेकंड्स बेटे। ये टाइम आपके पास किस में आएगा, दिस वुड बी इन सेकंड्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेटे, मुझे इस सेकंड्स को किस में चेंज करना है, आवर्स में। तो सेकंड से मिनट, मिनट से आवर्स, तो डिवाइड बाय 60, 2 दफ़ा 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 1050 को पहले डिवाइड कर दिया 0.02 इंटू 3.3 से, फिर जो आंसर आया बेटे उसको डिवाइड हम लोग कर रहे हैं 60 इंटू 60, मतलब 3600 से डिवाइड कर रहे हैं। सो द आंसर, फाइनल आंसर दैट इज कमिंग बेटे, इट इज 3.2 आवर्स, जिसको अप्रॉक्सीमेटली देखूं तो वही आ रहा है बेटा 3 आवर्स। गॉट इट बेटे? अच्छा, अब जरा देखो क्या मालूम करना है, व्हाट इज द टोटल चार्ज। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी देर के अंदर, 3600 सेकेंड के अंदर। तो आपके पास बेटे एक चार्ज निकालने के लिए करंट का बेहतरीन फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q/T। क्या मुझे एलईडी का करंट पता था? बिल्कुल पता था, कितना है, 0.02। चार्ज मुझे मालूम करना है, टाइम कितना है, 3600 बेटे। तो ये 3600 डिवाइड वहां जाकर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्जेस आ गए आपके पास 72 कूलम्स। मेरे बेटे बात समझ में? दैट्स गुड। अब आसान आसान सवाल है बेटे, जरा देखो, आपको बताना ये है कि यहाँ पे ब्लूटूथ हेडसेट उन्होंने बता दिया है बेटा कि रेडियो वेव इस्तेमाल करता है। थर्मल इमेजिंग क्या मतलब कौन सी रेडिएशन से इस्तेमाल करती हैं बेटे, इंफ्रारेड। फोटोग्राफी के लिए ऑब्वियस सी बात है विजिबल लाइट बेटे, और स्टेरिलाइजिंग द मटेरियल्स के लिए गामा रेडिएशन बेटे, ठीक है। स्टेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट बेटे, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पेस में ट्रेवल करती हैं तमाम वेव्स बेटे, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं, और स्पीड ऑफ लाइट आपके पास कितनी होती है, 3 मीटर पर सेकेंड बेटे, ठीक है बेटे। अच्छा, अब इन्होंने बोला हुआ है कि एक ब्लूटूथ हेडसेट है विच इज़ यूज टू लिसन द म्यूजिक ऑन द मोबाइल फ़ोन बेटे। आपके पास इस हेडसेट की फ्रीक्वेंसी बता दी है, ठीक है। मतलब अगर इसकी रेंज देखें तो क्या हमारे ह्यूमन ऑडिबल रेंज के अंदर है, लेकिन ज़्यादा भी है और उससे कम भी है बेटे, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं ना बेटा, ये ज़्यादा की भी है कम की भी है। अब आपको क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इन द मिडल ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज। अब बेटा मिडल ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, तो मैंने कहा मालूम कर लेते हैं बेटे, ठीक है। 2.40 से 2.48 गीगाहर्ट्ज है ना बेटे। अच्छा ये सॉरी, ये आपके पास ह्यूमन ऑडिबल रेंज में नहीं है, दोनों आंसर गीगाहर्ट्ज में। हम लोग का क्या है बेटे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। गीगाहर्ट्ज कितना होता है? 10 to the power 9। वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा 2.4 और 2.48 का मिडल क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, 2.44। गीगा का मतलब 10 to the power 9 बेटे। मुझे वेवलेंथ मालूम करनी है। रेडियो वेव भी आपके पास कौन सी वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसकी स्पीड भी पता है, स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम विच इज 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लगा दिया, V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा।
V की जगह V की वैल्यू लिख दी, F की जगह F की वैल्यू लिख दी बेटे, एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द लैम्डा। तो 2.44 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है बेटा 0.12 मीटर्स। बात समझे बेटे? Suggest why Bluetooth headset only work well over the short distances. Short distances के ऊपर क्यों काम करते हैं बेटे? क्योंकि बेटे इनके सिग्नल क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ये अपने सिग्नल लूज कर देते हैं बेटे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटे कि रेडियो वेव्स हैं दी, या फिर ये दी सिग्नल्स आर वीक एंड दे लूजेस एनर्जी। सही है। एनी प्रॉब्लम बेटे? ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है हाँ 3 सवाल लगे, लेकिन अब आपके पास बहुत आसान है। देखो यूरेनियम दिया हुआ, इन्होंने बोला वो 92 है क्या, तो हमें पता है 92 आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन नंबर होता है बेटा। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, ऐसे ही है बेटे। 235 क्या है, न्यूक्लियॉन नंबर, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों शामिल होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर गलती से मत लिख देना, न्यूक्लियॉन, क्योंकि दिस कंटेन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एंड दिस इज ओनली प्रोटॉन। सही है। अब इन्होंने बोला भाई ये है यूरेनियम 235 है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है। वो प्रोसेस बताओ, स्टेट द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम यूरेनियम। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, हैवी एलिमेंट्स डालते हैं और उनके ऊपर न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं ताकि वो हैवी एलिमेंट्स क्या हो जाए, टूट जाए। और आपके पास ये जो एक हैवी एलिमेंट टूटता है, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन। अब आपको अगले स्टेटमेंट में पार्ट 2 में ये बोला हुआ है कि देखो वही काम किया, यूरेनियम एक हैवी एलिमेंट था, उसके ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया बेटा, जिससे ये एक हैवी एलिमेंट आपके पास क्या हो गया बेटा, 2 स्मॉलर एलिमेंट में चेंज हो गया। अच्छा, ये हैवी एलिमेंट क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। ये 2 स्मॉलर एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं। डिस्क्राइब द मास एंड एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। आपके पास मास और एनर्जी चेंजेस में क्या फर्क आता है बेटा, ठीक है। आपके पास होता ये है कि अगर हम लोग देखें बेटे, आपके पास जो न्यूक्लियस पहले अनस्टेबल होता है, अब क्या बन चुका होता है बेटा, स्टेबल। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि द न्यूक्लियस इज नाउ मोर स्टेबल। न्यूक्लियस बिकम स्टेबल आफ्टर फ्यूजन रिएक्शन। ये बात समझे बेटे, ठीक है बेटे। अब इसी तरीके से बेटे आपके पास एनर्जी कौन सी रिलीज होती है, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो आप वो लिख सकते हैं एंड थर्मल एनर्जी इज, न्यूक्लियर रिएक्टर में यही काम होता है ना बेटा कि हम लोग हैवी एलिमेंट्स की फिजन करवाते हैं, फिजन से वाटर को बॉईल करवाते हैं, वो स्टीम में चेंज होता है और स्टीम फिर आपके पास टरबाइन को मूव करवाती है। अब ये अगला स्टेप वही है बेटे, ज़रा देख। डिस्क्राइब हाउ द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर स्टेशन। तो हम लोग बेटे इसके में बताएंगे कि आपके पास क्या करता है, थर्मल एनर्जी में की पॉइंट्स लिख रहा हूँ बेटा। थर्मल एनर्जी क्या करेगी बेटे, वाटर को बॉईल करेगी बेटे। वो वाटर किस में चेंज होगा बेटा, वो वाटर चेंज हो जाएगा स्टीम में। स्टीम क्या करेगी बेटे, टरबाइन को मूव करवाएगी बेटे। और टरबाइन क्या करेगा बेटा, टरबाइन जैसे ही मूव होगा तो वो जनरेट करेगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रीमलाइन लिख दी बेटे। अब आपने इसी को सेंटेंस फॉर्म में लिख देना बेटा। अच्छा जी, ये जो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू हम लोग जो बिजली बना रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अगर एडवांटेज देखो तो बेटा इसमें से कोई ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं हो रही। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या बोल सकते हैं, नो ग्रीन हाउस गैस। और डिसएडवांटेज आपको अच्छी तरीके से पता है, चेरनोबिल आइलैंड क्या हुआ था, तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन कब हुआ, जब लीक हुआ। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास अगर ये डेंजरस है कब, इफ एनी लीक ऑफ रेडिएशन। और वो फिर हल्का फुल्का डेंजरस भी नहीं है,
ऐसा डेंजरस है कि खतरनाक तरीन है बेटे। बात समझे मेरे बेटे? Yes. अच्छा जी, बहुत सिंपल। सो आपके पास स्पेस फिजिक्स आ गया। देखो ये अर्थ दे दिया, ये जुपिटर दे दिया। अगर मैं इनके ऑर्बिटल टाइम पीरियड देखूं, अच्छा अर्थ से पहले जो जो आपके पास प्लैनेट्स हैं, अर्थ से पहले जो जो आपके पास प्लैनेट है उनका ऑर्बिटल टाइम पीरियड कम है। अर्थ के बाद जितना दूर दूर जाते जा रहे हो ऑर्बिटल टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। अब इन्होंने बोला ये जो आपके पास एक्स है ये कौन सा प्लैनेट होगा? अर्थ से पहले कौन कौन से प्लैनेट आते हैं? Venus, Mercury. तो ये कौन सा तुम्हें लगता है? बताता हूँ। इसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड देखो। 224 ये सर वीनस है। वीनस है बेटा। मरकरी का अगर वैसे देखें तो मरकरी का आपके पास 88 डेज तक है बेटा। सो दिस इज वीनस। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना ये है कि मास ऑफ द प्लैनेट और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान क्या रिलेशन है। तो देखो ये रहा मास, ये रही ग्रेविटी। तुम्हें क्या लगता है मास बढ़ा ग्रेविटी क्या होगी? बढ़ गई। मास कम हुआ ग्रेविटी क्या हो गई? कम हो गई। तो आई कैन से दैट अगर मास इंक्रीज होगा तो आपके पास ग्रेविटी भी क्या होगी बेटे? इंक्रीज होगी। तो लार्जर द मास मोर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मोर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मास बढ़ाते रहो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी आपके पास बढ़ती रहेगी। टेबल से देख के बताया बेटे। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द डिस्टेंस ऑफ द सन इन टेबल 9.1 आर एवरेज वैल्यूज। ये तमाम की तमाम वैल्यूज एवरेज क्यों हैं? एक बिल्कुल इसका हम लोगों ने रीज़न देखा था कि तमाम वैल्यूज़ हम लोगों ने कब लिए? जब हम लोगों ने ऑर्बिट को सर्कुलर कंसीडर किया। लेकिन असल में ऑर्बिट सर्कुलर होते ही नहीं है बेटे, इलिप्टिकल होते हैं बेटा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बेटे कि आपके पास ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स जो हैं दे आर इलिप्टिकल। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स आर इलिप्टिकल। ठीक हो गया बेटे? अच्छा, अब आपने ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है। अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2πr/t। किसकी ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है? अर्थ की निकालनी है। अच्छा, हम लोगों ने देखा अर्थ का 2πr होता है ना, तो रेडियस कितना दिया हुआ है? 149.6। अच्छा, ये बेटा याद रखना ये 10⁻6 में वैल्यूज दी हुई है। तो वैल्यू से 149.6 नहीं है बेटे, रादर द वैल्यू इज 149.6 10⁻6 बेटे। किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने बोला हुआ आंसर किलोमीटर में ही लाना। अच्छा, अर्थ का ऑर्बिटल टाइम पीरियड कितना है? 365.2 डेज। तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया बेटा 365.2, ये डेज में था। इसको हम लोगों ने किस में चेंज करेंगे? सेकंड में, क्योंकि हमें आंसर सेकंड में लाना है। तो इंटू 24 इंटू 60 और जब हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं बेटे तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड बेटे। सही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर बेटे, आपके पास देखो सबसे पहले सवाल ये बोला हुआ प्रोटोस्टार्स आर फॉर्म। प्रोटोस्टार, अब ये आपके पास स्टार की लाइफ साइकिल है। प्रोटोस्टार किस स्टार से मतलब किससे बनता है बेटा? नेबुला से बनता है। और नेबुला होता क्या है? एक क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस पार्टिकल होता है बेटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया बेटा प्रोटोस्टार्स आर फॉर्म फ्रॉम नेबुला विच इज अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। सही है। ठीक है, फिर ये आपके पास क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट कोलैप्स होता रहता है। सेंटर में इसके जो हाइड्रोजन है वो मिलते रहते हैं, कोलाइड होते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रोटोस्टार बनता है। फिर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इसके सेंटर में क्या चीज़ क्या कौन सा रिएक्शन शुरू हो जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? हीलियम में। तो अब इन्होंने बोला अच्छा, अब वो जब वो न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे ही आपके पास रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, अब स्टार कोलैप्स होना बंद हो जाता है। सर क्यों? पहले कोलैप्स क्यों हो रहा था? बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी। तो स्टेबल अब हाँ स्टेबल हो जाता है ना, इसलिए इसको स्टेबल स्टार बोलते हैं बेटा। ठीक है ना? तो आंसर ही है। बिल्कुल। तो बाहर से कौन सी फोर्स लग रही थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अंदर से कौन सी फोर्स लग रही है? अब न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एक फोर्स क्रिएट हुई जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन फोर्स। तो अ प्रोटोस्टार बिकम स्टेबल व्हेन, हम लोग अब बताएंगे कि व्हेन इनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय
द एक्सपेंशन फोर्स, और ये एक्सपेंशन फोर्स कौन क्रिएट कर रहा था? न्यूक्लियर फ्यूजन। द एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है। ठीक है, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर भी लिख दो तो काफ़ी होगा। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, इनिशियल फ्यूल यूज इन द पावर न्यूक्लियर रिएक्शन इन स्टार। स्टार में इनिशियल फ्यूल क्या होता है बेटा? कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। वेरी गुड बेटे। अच्छा, स्टार आर दैट आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज ऑफ सन। तो ये स्मॉल लो मास स्टार की बात हो रही है बेटे। ठीक है, आपके पास बिकम रेड जाइंट विच देन फॉर्म्स अ प्लैनेटरी नेब्यूला बेटे। ठीक है, प्लैनेटरी नेबुला। और उस प्लैनेटरी नेबुला के बाद आपके पास क्या होता है बेटा? व्हाइट ड्वार्फ, और फिर व्हाइट ड्वार्फ के बाद बेटे ब्लैक ड्वार्फ। मेरे बच्चे बात समझ में आई?